नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कवि घनश्याम सैलानी ने एक गढ़वाली गीत में लिखा था, 6 अगस्त 1978 गंगा जी मां कम थो पानी, पता चले कि पाड़ टूटे, हर सिल उदय ज्योति घबरानी। तारीख और अगस्त का महीना गवाह है कि 47 सालों के बाद उत्तरकाशी में पानी एक बार फिर से मौत का दूत बनकर आया और अब 6 अगस्त 1978 से भी बड़ी त्रासदी से उत्तराखंड जूझ रहा है। 34 सेकंड, मात्र 34 सेकंड में सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई, घर जमींदोज हो गए। त्रासदी की तस्वीरें जितनी बड़ी, जितनी पीड़ादायक हैं, अब सवाल उससे भी बहुत बड़ा है। सवाल कि 200 घरों में रहने वाले 900 लोगों की आबादी वाले गांव में आपदा के समय कितने लोग मौजूद थे? शायद ये ब्यौरा देने वाला कोई नहीं है। वहां पर मौजूद 20 से 25 मौजूदा होटल्स में कितने बाहर के सैलानी मौजूद थे? बार बार क्यों हिमालयी श्रृंखला से जुड़े राज्यों में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं? क्या ये क्षेत्र हमेशा से ऐसा ही संवेदनशील रहा है? कहीं हम अनजाने में या जानबूझकर कोई ऐसी चूक तो नहीं कर रहे हैं जो इतने लोगों की जान का सबब बन गया? क्योंकि मेरी समझ कहती है कि नदी नाले खाले जब अपनी ज़मीन वापस लेने लौटते हैं ना, तो पटवारी नहीं बुलाते। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनने चाहिए कि आखिरकार इस त्रासदी के बाद चीज़ें कितनी आगे बढ़ीं। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सीएम धामी क्या कुछ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने किस तरह से एक्शन लिया है, वो तमाम जानकारी इस शो के ज़रिए आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बयान। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गाँव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से व्यवस्थित हों, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। सुबह एक डेड बॉडी हमने रिकवर किया है और इसके अलावा 100 से अधिक लोग, जैसा आप देख रहे हैं, 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक डेड बॉडी हमारी अभी रिकवर हुई है। आज चूंकि हमारे पास, हमने कम्युनिकेशन भी सेटअप कर लिया है। पहले कम्युनिकेशन सेटअप नहीं था तो उससे एक दिक्कत हो रही थी और आप जानते हैं कि वहां पर वो वेदर जो है काफी, इंक्लीमेंट है काफी खराब है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में दिक्कत आती है। और मैन पावर होने पर भी अगर आपको इक्विपमेंट नहीं है, टूल्स उस तरह के मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं तुरंत, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अब क्या है कि अब इक्विपमेंट वगैरह मिले हैं, तो अब हो सकता है कि हम देखेंगे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें तेजी आएगी। देखिए, जो अभी हमारे पास सूचना मिली है, तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि 4 डेड अभी रिकवरी हुई है और 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि हताहत हो सकते हैं, मिसिंग हैं।
तो अभी ये कंफर्म न्यूज़ अभी आई नहीं है। एसडीएमए से और स्थानीय प्रशासन से कंफर्म न्यूज़ अभी अवेटेड है। कैसे एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, कैसे जो लोग बचाए जा रहे हैं उनको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, क्या सुविधा? इस सब की स्थापना वहाँ पर की गई है। लोकल रिसोर्सेज के माध्यम से वहाँ पर आर्मी है, आईटीबीपी है और उनका जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहाँ पर क्रिएट किया गया है और लोगों को इंश्योर किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें ताकि अगर कोई सेकेंडरी ऐसा सिचुएशन होता है तो वहाँ। इस पूरी त्रासदी में समझने के लिए जो सबसे बड़े दस्तावेज, साक्ष्य या सबूत, आप जो भी कहिए, जो सबसे बड़ी कड़ी हैं वो तस्वीरें हैं। 8 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 8 तस्वीरें जो हालातों की तासीर बयां करती हैं, घटना होने से लेकर रेस्क्यू की तैयारी तक। कैम्बन में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये घटना, ये त्रासदी घटित हुई। मलबा पूरे क्षेत्र में जमा हो गया। कैम्प 2 जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मलबे के बाद के जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टुकड़ियां पैदल जो है चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उसकी वजह समझ लीजिए, एनएच बाधित हो गया है, एनएच तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। कोई एक जरिया नहीं बचा कि गाड़ियों के थ्रू या एक बड़े व्हीकल के थ्रू जगह पर पहुंचा जाए। कैम्प 3 आप देख पाएंगे, जब मैं कह रही हूं कि सड़कों का हाल बुरा है, 60 से ज़्यादा सड़कें मौजूदा समय में उत्तरकाशी में सफ़र कर रही हैं और इसके अलावा जो सड़कें, हम एनएच की बात कर रहे हैं, एनएच पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। वो कैम्प 3 में आप देख पाएंगे। कैम्प 4 जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले तमाम अधिकारी हैं, जवान हैं, वो रास्ते की खोज में है, एक ऑल्टरनेटिव मार्ग तैयार किया जाए। कैम्प 5 में आप देख पाएंगे मलबा ही मलबा है। पोकलैंड की मशीनों को किसी तरीके से मुश्किल जगहों तक पहुंचाया गया है, या यूं समझिए कि एक रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 30 फीट से ज़्यादा मलबा जमा हो गया है, ज़्यादा वहां पर गाद इकट्ठा हो गई है और बारिश भी चूंकि लगातार हो रही है, तो ये मलबा कुछ समय के बाद अगर इसको क्लीन नहीं किया गया तो ये दलदल में भी तब्दील हो सकता है। कैम्प 6 देखिए, कैम्प 6 में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से छोटे रास्ते तैयार करने की कोशिश, ये एक कड़ी है। ये तस्वीर साझा करती है कि किस तरीके से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कैम्प 7 में आप देख पाएंगे कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑल्टरनेटिव रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वो रास्ते कोई भी हों, कैसे भी निकालना पड़े, कोशिश की जा रही है। कैम्प 8 जिसमें मुख्यमंत्री और तमाम जो अधिकारी वर्ग है वो मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के लिए भी एक रोड मैप इम्पॉर्टेंट है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, वो 2 तस्वीरें जिसमें आपदा से पहले और बाद का नज़ारा आपको नज़र आएगा। आपदा के पहले हर्षिल घाटी हंसती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन आपदा के बाद वहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा रह गया। आपदा के बाद कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन आपदा के बाद इन तमाम जगहों पर जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा। जिस सिमत नजर जाएगी लगेगा यहाँ पर पहाड़ या मैदान तो मौजूद नहीं थे, लेकिन यकीन मानिए ना ये मैदान है ना ये पहाड़ है, ये गाद है। और ये वो गाद है जिसमें ना जाने कितने लोगों की कब्र बन चुकी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है, क्योंकि मैं लगातार इस बात को दोहरा रही हूँ कि नदी नाले खाले जब वापस लौटते हैं तो पटवारी नहीं बुलाते, वो अपनी ज़मीनें लेते हैं, वहाँ पर वापस आते हैं। डॉक्टर धीरज मोहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भूवैज्ञानिक हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में जेपी मैठाणी जी जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका भी। कमल ध्रुव हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, भोपाल से एसडीआरएफ के कमांडेंट थे। पीयूष पंत जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी के साथ मैं पहले भी कई सारी डिबेट्स में बैठ चुकी हूँ। पीयूष पंत जी बहुत ही सुलझे हुए समझदार वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर धीरज, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी। सर, देहरादून मौसम विभाग कह रहा था कि क्लाउड बर्स्ट वजह नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इतिहास धराली गांव का कहता है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर तो प्लीज़ एक बार कुछ इंडिकेशंस दीजिएगा।
ठीक है। डॉक्टर धीरज मोहन अभी पैच नहीं है, वो लगातार स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कनेक्ट कीजिएगा प्लीज़। जेपी मैठाणी जी के पास मैं जाऊंगी। सर, जो मौजूदा वहाँ का जिस तरीके का कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थितियाँ हैं धराली की, खीर गंगा बीच से निकलती है, खीर गंगा की हिस्ट्री को लेकर के अब लगातार बहस चल रही है। वो बहस इस बात को लेकर के हो रही है कि खीर गंगा में जब भी वाटर लेवल इंक्रीज होता है इस तरीके की बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन थी, पानी, मलबा, पेड़ सब कुछ एक साथ आए और तबाही आ गई। क्या ये एरिया रहने के लिहाज से या पर्यटन के लिहाज से मुनासिब है सर? सर शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। जी बोलिए। पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं पीयूष पंत जी के पास जाऊंगी। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके की स्थितियां निकल करके सामने आती हुई नजर आ रही हैं और जो स्टडीज़ कहती हैं, क्योंकि आईआईटी रुड़की के भी कई रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े और भी कई सारे रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े हैं जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ जोन्स को सेंसिटिव जोन्स में डिवाइड किया गया है और बहुत खुले शब्दों में उन्होंने कहा है कि ये रिहायशी क्षेत्र होने ही नहीं चाहिए। क्या कहेंगे सर? जेपी मैठाणी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी सर, क्या कहेंगे आप? आपसे मैंने सवाल भी पूछा था। तो पहले मैं ये कहना चाहूँ, जी, धराली जो बाजार या कस्बा है वो खीर गंगा के पुराने जलागम क्षेत्र में बसाया गया, ये बस गया, जबकि धराली मूल गांव तो सड़क से करीबन 600-700 मीटर ऊपर है, जो कि आज भी सुरक्षित है। और ये मानवीय लालसा है और पर्यटन की जो अंधाधुंध विकास की जो दौर चल चुका है उत्तराखंड में, उसकी वजह से धराली टाउन का एक्सटेंशन हुआ। 30-35 साल पहले जब डबरानी झील बनी और हर्षिल से बाढ़ आई, तब भी धराली में कल्प केदार मंदिर मिट्टी के अंदर दब गया था, इससे भी मनुष्य नहीं चेता। आप देखेंगे जो खीर गंगा का कॉनकेव एरिया है, किसी भी रिवर के दो सिस्टम्स होते हैं, एक कॉन्वेक्स एरिया, एक कॉनकेव एरिया। आप देखेंगे नदी अपने मूल स्वरूप में स्वतः वापस आई है। जब आपने नदी के कैचमेंट में अपना कब्जा कर दिया तो नदी बह के कहाँ जाएगी, इससे आप चेते नहीं। तो धराली में जो रिजॉर्ट, होटल और ये सब स्ट्रक्चर बने, जो भी नए विकास कार्य हुआ धराली में, उस धराली वो एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था और जियोलॉजिकली या भूगर्भीय दृष्टि से वो जगह सही नहीं थी। वहाँ पे इस तरह के विकास कार्य नहीं होने चाहिए। अगर आप उस खीर गंगा की तरफ मुंह करके देखें तो कॉनकेव साइड में जहाँ मंदिर में पूजा करते हुए ग्रामीण बचे, और कॉन्वेक्स साइड में जहाँ ज्यादातर बड़े होटल और एक बार विजुअल्स जब बोल रहे हैं, जिस समय मैठाणी साहब बोल रहे हैं, आप विजुअल्स प्ले कीजिएगा ग्राफिक्स की जगह पर। बोलिए मैठाणी साहब, आप बोलते रहिए। जब उसका कॉन्केव साइड है, जो जिसका मुंह हर्षिल की तरफ है, वहाँ पे मंदिर था, अधिकतर लोग वहाँ पूजा करने गए थे, तो कई लोग उस वजह से भी बच गए। जो उसका कॉन्वेक्स साइड है रिवर का, जो रिवर की मार्फोलॉजी है धराली में, कॉन्वेक्स साइड में ही ज्यादातर होटल, रिजॉर्ट, नीचे सेब के बगीचे बना दिया आपने, भागीरथी नदी। क्योंकि जेपी मैठाणी साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, आपदा के समय का अगर कोई विजुअल है तो प्ले कीजिएगा प्लीज। देखिए, जब वहाँ से क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन, या कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई नहर इकट्ठा हो गई थी जो ब्रेक डाउन हुई है और पूरा का पूरा पानी क्यूसेक और गैलन्स में पानी नीचे आया है, बहुत वेग के साथ नीचे आया है। अचानक से शांत रहने वाली खीर गंगा नदी
में बहाव आया और पानी डाइवर्ट हो गया। सर मैं बीते दिनों की कुछ तस्वीरें देख रही थी, ये 17 के आसपास की तस्वीरें हैं, जिसमें 1700 के वर्ष की बात हो रही है, 1700 के आसपास की, जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं था। खीर गंगा नदी डाइवर्ट होकर, जिस तरीके से पानी डाइवर्ट हुआ, वहाँ पर मलबा डाइवर्ट हुआ है, ठीक उसी लिहाज पे खीर गंगा नदी बहा करती थी, डाइवर्ट होती थी, आगे से दो फाड़ होती थी, जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में आकर के मिलती है, ठीक उसी शेप में आकर के खीर गंगा भी दो मुंह के साथ में आगे भागीरथी से कनेक्ट होती थी सर। लेकिन हमने शायद उसके रास्ते पर कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कहेंगे आप? अगर आप देखेंगे जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे पे धराली जो कस्बा है, उस कस्बे से लगभग 400 मीटर ऊपर पहले से ही डिप्रेशन था खीर गंगा का। खीर गंगा अपने दो हिस्सों में बट के पहले से ही कॉन्वेक्स साइड, कॉनकेव साइड दोनों तरफ बहती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस पे दोनों तरफ चेक डैम बनाए और अगल बगल की दीवारों के बगल में ही होटल रिजॉर्ट बना दिए, जबकि मूल पानी को रोका गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पानी को रोका गया, डैम का मतलब ये नहीं गया, उसको उसके बहाव क्षेत्र को पतला किया गया, छोटा किया गया, और नीचे जहां पहले खीर गंगा सर इसका रेफरेंस जेपी मैठाणी साहब, क्या हम दिल्ली में जिस तरीके से यमुना वापस अपने एरियाज पर वापस आई थी, ठीक उससे कुछ हम रेफरेंस ले सकते हैं क्या? देखिए, हमेशा ऐसा होता है, रिवर अपने पुराने रास्ते को जरूर ढूंढती है, उसको तब पटवारी और कोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती। आप नदी के घर में अपना घर बनाएंगे, नदी अपना स्थान लेगी। यही बात तो केदारनाथ में भी हुई थी, यही बात आपके अन्य जगहों पे भी हुई, सोनप्रयाग में हुई, अगस्त मुनि में हुई, भीरी चंद्रापुरी में हुई, केदारनाथ डिजास्टर में। यही बात अब देहरादून के रिस्पना और बिंदाल के कैचमेंट में भी होगी। तो हम ये हमारी मनुष्य की इतना अधिक लालच है, टूरिस्ट और पर्यटक को भी क्या चाहिए, नदी के किनारे की जगह। लोकल आदमी को क्या चाहिए, बिजनेस। लोकल आदमी चाहता है कि नदी के किनारे, गाड़ गधेरों के किनारे जहां पानी हो वहां पर्यटक ज्यादा आएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो जो पर्यटन की भूख और अंधाधुंध, अनियोजित, अवैज्ञानिक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं नदियों के कैचमेंट में, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी वजह से ही लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब इनके जियो सेंसिटिव मैप बने हुए हैं, जब इनके जियोलॉजिकल मैप्स बने हुए हैं, जियो हैजार्ड जोनेशन मैप बने हुए हैं, तो सरकार उनको नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों के माध्यम से लागू क्यों नहीं करवाती? तब वोट बैंक आड़े आ जाता है। इस समय वोट बैंक की बात नहीं है, ये आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इससे सीख लेने की आवश्यकता है। मनुष्य को अपने लालच पर और जो पर्यटन और तीर्थाटन का जो गलत स्वरूप उत्तराखंड में विकसित हो रहा है, बेहद अधिक डैम बन रहे हैं, रोड बन रही है, ये सब हो रहा है, अनियोजित विकास हो रहा है। इसके ही काल के गाल में हमारे निर्दोष लोग समा रहे हैं। ठीक है सर, मैं धीरज सर के पास जाऊंगी। धीरज सर, पहले भी सवाल सर मैंने आपसे पूछा था, शुरुआत में आपसे ही करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ कनेक्शन इशू था, इस वजह से मैं आप पर नहीं आ पाई। माफ़ी के साथ में एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए प्लीज़ दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिएगा, ये जो एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये त्रासदी हुई है, हालांकि रेस्क्यू बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन उस टास्क से इतर अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो ये जो क्षेत्र है वो कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितना दुर्गम है, और क्या रिहायशी इलाकों के लिहाज से, जब हम आबादी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अराउंड 1000 पीपल, अगर उसको राउंड फिगर में करके देखा जाए तो अराउंड 1000 पीपल वहाँ पर रह रहे थे, प्लस पर्यटकों को ऐड कर दिया जाए तो शायद वो 1500 का आंकड़ा हो जाएगा। हालांकि कुछ जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बाइट कल के दिन दी थी, उन्होंने ये भी बोला कि भाई मेला था, मेले में लोग डाइवर्ट हो गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये बाइट थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेला था, मेले में लोग चले गए, इस वजह से त्रासदी में कम लोगों की जान गई। लेकिन मुद्दा ये कि क्या ये रहने के लिए मुनासिब जगह है? क्या किस चीज के लिए मुनासिब है? रहने के लिए, रिहायशी क्षेत्र के लिए क्या? रहने के लिए तो बहुत पुरानी जगह, आज से थोड़ी वहां पे ग्राम है।
गांव तो जमाने से है वहां से। और आज से 50 साल पहले मैं उसी गांव में ठहर चुका हूँ। मैं फील्ड वर्क करते समय उसी गांव में रह चुका हूँ। तो ये आज की थोड़ी। लेकिन सर इसी वजह से तो बार बार वहां पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। आप जो ये घटना हुई है उसके पीछे क्या रीजंस आप मानते हैं? नहीं, ये देखिए आप एक बार देखिए उसमें वहां पर जब मैंने देखा था 50 साल पहले बहुत थोड़े मकान थे। अब ये जो मकान में जो भी इससे डूबे हैं ये सब घाटी के ऊपर है, बिल्कुल नदी के ऊपर है, नदी की बिल्कुल लाइन के ऊपर है, जहाँ पे नदी के मुहाना आ रहा वहां पर है। तो वहां तो बनना ही नहीं चाहिए था। कभी किसने अलाउ किया है? जिसने अलाउ किया उसको पकड़िए और उसको मारिए। ये तो उसने तो सारे लोगों को बर्बाद कर रखे है लोगों का। तो वो सब होना ही नहीं चाहिए वहां पर। तो ये दिक्कत है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है देखती ही नहीं है कभी भी कि कहाँ पे कौन क्या बना रहा है। और बाद में लोग होते हैं कि साहब आपने पहले तरह से आपने उदाहरण उससे सीख नहीं ली। अरे सीख तो नहीं ली, यही इसी नाले के ऊपर भी तो वो 2023 में पानी आया था, 2013 में। और सर खीर गंगा के लिए जब मैं हिस्ट्री देखती हूँ तो 17 में भी बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ था, 1835 में, 1978 बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी पर्टिकुलर एरिया के एग्जाम्पल हैं जहां पर जब भी आप खीर गंगा के रास्ते में आए हैं तब आपको त्रासदियों का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे वो लैंडस्लाइड मोड में हो, फिर चाहे वो क्लाउड बर्स्ट मोड में हो, फिर चाहे वो बारिश के बाद बाढ़ वाले मोड में हो। जब खीर गंगा का वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, खीर गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया और लोगों की समाधि बन गई है वहां पे। हर बार ऐसा हुआ है सर? हर बार होगा ही और होता रहेगा अगर जो है सरकार या उसका अधिकारी लोग इसके ऊपर अगर कुछ कार्य न करें। क्योंकि पहाड़ों में रहने के लिए बहुत जगह यूरोप में, अमेरिका में, आल्प्स में लोग रहते नहीं है पहाड़ों में। वहां ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ इसलिए होता है कि आपको जो मर्जी जहाँ चाहे अपना मकान बना लेता है, वहां जाके मंदिर बना लेता है और मंदिर बना लिया तो फिर भगवान मालिक उसको कोई हटा ही नहीं सकता है। तो इस तरह के चक्कर में तो सारा इलाका खराब हो जाता है। सर पीयूष जी के पास में जाऊंगी। पीयूष जी, मैं अंग्रेजों के टाइम को थोड़ा सा स्टडी कर रही थी। जब भी इस तरह की त्रासदी आती है तो मौका मिलता है कि कुछ चीज़ों को पढ़ा जाए और समझा जाए। बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम डेवलप था, जैसे कि कुछ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में, तराई जो क्षेत्र हैं, नदी के आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्जित किया गया था। क्योंकि जब हम उत्तराखंड और हिमाचल की बात कर रहे होते हैं तो हिमाचल का भी वो एरिया जो उत्तराखंड से सटा हुआ है उसके पहाड़ भुरभुरे हैं और उत्तराखंड में तो सारे ही पहाड़ भुरभुरे हैं। थोड़ा सा बद्रीनाथ एरिया को अगर हम छोड़ दें तो बद्रीनाथ के अलावा जितने भी पहाड़ हैं उस वे के सारे पहाड़ों की तासीर भुरभुरी है। ऐसे में उन्होंने बहुत इलाबरेटेड वे में किया था कि आप जो है इन क्षेत्रों में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर इतने लेवल तक खुदाई कर सकते हैं, इसके अलावा खुदाई नहीं हो सकती, यहाँ पर रहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट्स चेंज हुई, आज़ादी आई, सरकारें बदली, अपने हिसाब से चीज़ें होने लग गई और हमने उस प्लान को ड्रॉप आउट किया और आज शायद इसी वजह से हम इसके शिकार हैं। पीयूष जी, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से क्योंकि वैसे भी जो है उत्तराखंड को जो है देवभूमि कहा जाता है। तो देवताओं का यहाँ वास रहता है और जहाँ भी आप जिस इलाके में जाइए आप मंदिरों की भरमार मिलेगी, क्योंकि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ के रहे हैं और यहाँ का रहन सहन बिल्कुल ही जो जी बोलिए सर, आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। और वहां पे देखिए वहां पे प्रकृति की पूजा थी, प्रकृति का सम्मान था। क्योंकि सर इस आपदा के दौरान भी जो लोगों की सबसे पहला जो इम्प्रेशन था, एक्सप्रेशन था उनका, वो यही था कि हे गंगा माँ हमसे क्या गलती हुई, हमें माफ कीजिए। प्रकृति के कितने करीब हैं लोग देवताओं को कितना ज्यादा मानते हैं। नहीं देखिए माफ क्यों करे गंगा माँ,
आपने तो मजाक बना दिया वहां पे विकास के नाम पे, आपने तहस नहस कर दिया विकास के नाम पे। तो गंगा माँ क्यों माफ करेगी? आपने गंगा माँ को ने क्या किया? हर कुछ तो बर्बादी किया आपने, उनका रास्ता रोक दिया। उनके जो है वहां पे आपने कंक्रीट के जंगल बिछा दिए हैं। देखिए इकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ की टोपोग्राफी इकोलॉजी सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी। जो आपने बात कही कि वेदों पुराणों में जो बात यही है कि वहाँ जो है आपको वहाँ पे जो है भागीरथी तक की धरती है वो। वहाँ पे अगर आपका जो है आप जाते हैं दर्शन करने के लिए तो ये बहुत एक मुश्किल काम होता था और वही उसकी सैंक्टिटी थी। आज क्या हुआ देखिए, ये आज क्या हुआ है कि आज आपने जो है वहाँ पे इसको एक टूरिज्म बना दिया है, रिलीजियस टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया। खासकर 2014 के बाद से जब से एनडीए की सरकार आई है और आपने चार धाम यात्रा शुरू कर दिया, उसके लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें। अरे ये पहाड़ आपने खुद ही कहा कि भुरभुरे पहाड़ है उत्तराखंड के, जो है बहुत सॉफ्ट पहाड़ है। आप जो यहाँ पे आपने जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है चार धाम के नाम पे, ताकि देखिए धार्मिक यात्राओं को आपके जो आपके धार्मिक दर्शनों को, देव दर्शन को सुलभ नहीं बनाया जाता है। जितना कष्ट होता है ना उतना आपका डिवोशन होता है। आज क्या हुआ कि हमारी सरकारों ने जिस तरह का विकास के नाम पे और इसको सुलभ बनाने के नाम पे इतना आसान कर दिया है कि लोगों ने अब उनको वो आस्था कम रही है। अब जो है उनको वहाँ पे अपना जो है जिसको कहते हैं कि वहाँ पे आप जाके मेलों में शामिल होते हैं, आप घूमते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं और आपके लिए एक वहाँ पे जिसको कहते हैं टूरिज्म का रूप बन गया है। आप टूरिस्ट के रूप में ज्यादा आते हैं, डिवोटी के रूप में कम। तो अगर आस्था नहीं है आपकी तो आपका नजरिया वो नहीं है और आप सिर्फ जो है दर्शन करके बाकी तो आपको लगता है खाओ पियो मौज मस्ती करो। जिस तरह के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, देखिए मैं तीन स्टेज में देखता हूँ इसको। हमने बहुत देखा, केदारनाथ देखा, हमने जोशीमठ देखा, तब भी मुझे तो ताज्जुब है कि हमारी सरकारों के और हमारे जो लोग वहाँ के बाशिंदे हैं वो क्यों नहीं उनकी जो है कि इतने सजग हो रहे हैं, क्यों नहीं उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। हमारे एक सांसद ने तो ये कह दिया कि विकास, अभी कहा उनका स्टेटमेंट है कि विकास होगा तो इतनी दिक्कतों तो झेलनी पड़ेगी। अरे वो सांसद महोदय का घर उजड़ा होता, उनका सब कुछ बर्बाद हुआ होता, तब उन्हें पता लगता। आप तो इस विकास किसके लिए है? विकास क्या उजाड़ने के लिए, लोगों को प्रकृति को उजाड़ने के लिए है क्या लोगों के घर बार? देखिए वो गांव के इलाके हैं और जहाँ पे ये हादसा हुआ है वो खीर गंगा और भागीरथी वाला इलाका, वहाँ पे बिल्कुल ही इतना कंक्रीट बिछा दिया है। देखिए ये भूस्खलन होते हैं पहाड़ पे यहाँ बिल्कुल होते हैं और ये उसका नेचर है यहाँ पर। खासकर यहाँ ये जो सदर्न हिमालयन के एरिया है ये, और उत्तरकाशी का तो ऐसा ये इलाका जहाँ पे है, यहाँ पे वेजिटेशन भी कम है उस हिसाब से। ठीक है पीयूष जी, मैं जेपी मैठाणी जी साहब के पास जाऊंगी। जेपी मैठाणी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, कुछ स्टडीज़ में ये भी निकल करके सामने आया जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस लगातार बढ़े हैं, जंगलों में आग लगने की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा आने लग गई उत्तराखंड से। शायद ये जो हमने टूरिज़्म, क्योंकि पीयूष जी भी बार बार टूरिज़्म का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी टूरिज़्म का जिक्र कर रही हूँ सर, टूरिज़्म कितना रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि आज उत्तराखंड और हिमाचल की सरकारें जो हैं, जितने भी सेंसिटिव जोन्स की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ पर भी धार्मिक स्थल हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ करके हर साल अपने टूरिस्ट का आंकड़ा, धार्मिक टूरिस्ट का आंकड़ा जारी करती हैं कि पिछले साल से इस साल और ज़्यादा हो गया और इस साल और ज़्यादा हो गया, इस साल तो 3 ही महीने में रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। क्या पहाड़ वो प्रेशर झेलने के लिए रेडी हैं? पहाड़ क्या उस व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए रेडी हैं? पहाड़ क्या उन लोगों को बेयर करने के लिए रेडी हैं? मैडम, आपने 2-3 बातें एक साथ कही है। पहली जो बात है वो है क्लाइमेट चेंज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या सारे हिंदू कुश हिमालय में क्लाइमेट चेंज तो एक बड़ा फैक्टर है। ग्लेशियर लेक्स बहुत बनी है और जब ग्लेशियर लेक का बस्ट फ्लड होता है, जैसे गंगा तपोवन रेणी में हुआ, लगभग उस तरह का कुछ मौसम, जैसे आपने जिक्र किया था कि स्क्रीन पर लेकर के आइएगा, बोलते रहिए सर आप। जी बोलते रहिए सर।
उन्होंने भी कहा कि मौसम विज्ञान विभाग ने कि ये क्लाउड बस्ट नहीं है, ये हो सकता है कोई ग्लेशियर लेक फटी हो। अब आप जो धराली में आया सिल्ट है उसको देखें तो सबसे आगे जो सिल्ट के आगे बहा है वो बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। फिर लास्ट में फाइन सिल्ट आया है, मलबा आया है जिसको गाद बोलते हैं, जिसमें लोग चिपक के बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब और सर बीच में एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें उस सिल्ट से निकलने के लिए कुछ 2-3 लोग हैं जो शायद बच गए, जिनमें सांसें और सामर्थ्य दोनों रह गया, वो बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे। वो जो मड है, वो मड क्या दलदल जैसा होता है जिससे अपने आप को निकाल पाना शायद एक बड़ा टास्क है? जैसे आप सुनते हैं ना कि तालाबों में और समुद्र के किनारे बिल्कुल दलदली मिट्टी होती है, उसमें कोई चिपक गया तो लगातार नीचे को ही खिसकता है। ऐसे ही जो फाइन सैंड होती है वो सीमेंट का जैसा घोल है जो आपको चिपका देता है, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस मिट्टी में बहुत कम होता है। उस इंटरमोलिकुलर स्पेस के कम होने की वजह से वो बॉडी से चिपक जाते हैं। जितना आप कोशिश करते हैं, आप अपने आप को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, वो स्वयं उतना उसको अंदर ले जा लेता है। ये डिपोजिट तो एक तरह के ग्लेशियर डिपोजिट, मतलब ग्लेशियर जब बिल्कुल पिघल के और नीचे आ जाता है, इसीलिए ऐसा भी लग रहा है कि धराली के ऊपर श्रीकंठ पीक है। क्या वहां कोई छोटी ग्लेशियर झील तो नहीं फटी होगी? क्योंकि मैं जियोलॉजी का विशेषज्ञ नहीं हूँ तो इस बारे में खीर गंगा के लिए भी कहा जाता है कि खीर गंगा जो है वो सबसे पहले ऊपर से निकलती है और निकलने के बाद, चूंकि उसके 2 मार्ग हैं, पहला ग्लेशियर से होते हुए पहाड़ से निकलना, फिर उसके बाद वो पूरे जंगल का सफर तय करती है और डाउन आती है। इसी वजह से वो ज्यादा रिफ्रेशिंग है। जो श्रीकंठ से 8-10 किलोमीटर नीचे से जब ये खीर गंगा 2 भागों में विभाजित होती है, लेकिन आप देखेंगे धराली कस्बे से 500 ऊपर मीटर भी ये गंगा, जैसे कि जियोलॉजिस्ट एमपीएस बेस्ड हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये खीर गंगा अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मार्फोलॉजी में डिवाइड होती है, इसलिए इसने दूसरी तरफ उसको नुकसान किया जो कॉन्वेक्स वाला साइड था। और कॉन्वेक्स वाली साइड में ही इन्होंने मल्टी स्टोरी बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बनाए थे और कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स साइड के जो लोग थे वो एक तरह से हार दूध त्योहार के लिए सोमेश्वर महादेव मंदिर में गए थे, इसलिए काफी लोग उसमें बच गए हैं। अब आप देखिए, एक तरफ ये चमत्कार की बात भी कर रहे हैं, साइंटिफिक बात भी कह रहे हैं, लेकिन संस्कृति और परंपराओं की बात भी होनी चाहिए, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज की बात भी होनी चाहिए, उसका मान सम्मान रखना भी आना चाहिए। अगर आप धराली के लोअर प्लेन की तरफ देखें, जो भागीरथी की तरफ जो फैन टाइप में मलबा फैला है, वहां इन्होंने सेब के बगीचे बना दिए, टावर लगा दिए, वहां नीचे पुल है मुखबास नदी पार जाने को। तो हम एक तरह से अनियंत्रित विकास की तरफ जा रहे हैं। फिर आपने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, हाँ ये जरूर है, हमारे ग्लेशियर की लाइफ को ग्लोबली क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करती है। न सिर्फ भारत में हो रहे विकास कार्य बल्कि आसपास के देशों में चीन, पाकिस्तान और अन्य जगह हो रहे विकास कार्यों की वजह से भी हमारे ग्लेशियरों की सेहत पर फर्क पड़ता है। ठीक है। अब आपने कैरिंग कैपेसिटी की बात की थी, अब धराली कस्बे का जो सड़क पे जो बाजार है उसकी कैरिंग कैपेसिटी, जैसे धीरज मोहन सर ने जिक्र किया कि वहां पे तो 10-12 छोटे छोटे झोपड़े या पहले हुआ करते थे जब उन्होंने विजिट किया, सेटलमेंट होते थे। आज आपने वहां करीबन 150 होटल, रिजॉर्ट, ढाबे, होम स्टे ये सब बना दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी किसी भी नदी, गाड़, गधेरे के कैचमेंट एरिया में सरकार को निर्माण कार्य करने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, केदारनाथ आपदा के बाद ये कहा गया था कि नदी और गाड़ गधेरों के 200 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं होंगे, नहीं होगा। हमारी ही सरकार इसके विरुद्ध लड़ने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली गई और उस दूरी को कम करने के लिए प्रयास किए जाने लगे और हुए भी। फिर वो दूरी 100 मीटर 50 मीटर कर दी गई और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। अभी ये सिर्फ अलार्म है, अभी ये सिर्फ उस बड़ी फिल्म का ट्रेलर टाइप का एक सीन है जो केदारनाथ में हमने देखा, हमने ऋषिगंगा में देखा,
हमारे यहाँ जितने डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे ठीक हैं, है, सड़क ठीक है, ठीक प्रोजेक्ट है आ सर। रहे हैं। डॉक्टर धीरज के पास मैं जाऊंगी। डॉक्टर धीरज मोहन, मैं आपके पास आऊंगी सर। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए जब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। प्लस मैं ये चाहती हूँ कि जब हम निर्माण कार्यों की बात कर रहे हैं, जब हम उत्तराखंड में धराली की बात कर रहे हैं, धराली और उत्तरकाशी, बेसिकली मैं उत्तरकाशी की पूरी बात कर लूँ क्योंकि उत्तरकाशी क्षेत्र में ही गंगोत्री भी आता है, गौमुख और ये तमाम जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। तो इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र को देखते हुए आप क्या समझते हैं, क्या एक्सप्लेन करेंगे, प्लस जो गवर्नमेंट है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है, रेस्क्यू हो रहा है वो एक विषय है, कितनी जल्दी होगा वो एक बड़ा टास्क है, उस पर भी बात होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी डिबेट होगी मेरे सहयोगी अमित सिंह उस पर ही बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना कि हमने गलती कहाँ की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, गलती तो सबसे बड़ी पहली बात तो है कि हमने अपनी जो आबादी रोकने की कोशिश नहीं की। तो पहली सबसे बड़ी तो प्राइमरी गलती है, जिसकी वजह से जो आबादी बढ़ती चली जा रही है। हिमाचल में कितनी छोटे छोटे गांव में 5-6 मकान होते थे, अब वहां पे 100 मकान है। तो बड़ी थी। दूसरी बात यह है कि जो अपनी सरकार ने शुरू किया ये 4 लेन सिस्टम कि हर तीर्थ स्थान में पहुंचाने, इसके बराबर जो है साइंटिफिक गलती और कोई कर ही नहीं सकता। और इसको हम लोगों ने बार बार कहा है, बार बार अखबारों में लिखा है, मीटिंग भी की है कि ये 4 लेन सिस्टम जो है हमने क्या मर्सिडीज वालों को और ये BMW वालों को वहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचाने के लिए किया है? अरे जो धार्मिक आदमी है, जो धर्म का होगा, वो आराम से उधर को पहले जो पैदल जाते थे, तो धर्म तो तब होता है कि जब आप पैदल जाइए। तो अब आप जो है 4 लेन, ये सारी गाड़ियां उतनी दूर जाती है, उतना पोल्यूशन फैलाती है। और फिर चौड़ाई करने में क्या हुआ, आपने सिरारे की सारी स्लोप जो है सब खराब कर दिए। स्लोप खराब करने से क्या होगा, सब इनस्टेबल हो गया, लैंडस्लाइड। अभी लैंडस्लाइड होती जाएंगी, अब तो इतनी लैंडस्लाइड होगी कि क्या आप रोक नहीं पाएंगे। आपकी बार बार कहने, जब हमने इसको अखबार में लिखा तो हमको लोगों ने कहा कि साहब देशद्रोही हैं आप जो है देशद्रोही हैं, आप बात करते हैं कि ऐसी चीजें बात, तो ऐसे मत करिए। तो ये हाल है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि इन सब इलाकों में 4 लेन की जरूरत क्या थी। तो सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद ये कि हर बार जब त्रासदी होती है तब हर बार ये कहते हैं भाई पिछले बार का अभी तक हम लोगों ने कोई भी उसका वो क्यों नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? क्यों? लोगों के पास मना थोड़ी किसने कर रखा था कि अब ना फॉलो करिए। अब क्यों मकान बनवाते हैं? उसके बाद ये जो अभी जो आज हुआ है यहाँ पर, इसके ये मकान तो सब नए हैं, ये पिछले 5-7 साल में बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सब जो है क्यों बनने दिए गए? किस अधिकारी ने इसको अलाउ किया? सर जब मैं जिक्र कर रही हूँ शुरुआत में 1978 की बात है सर। 1978 में खीर गंगा ने ऐसे ही पूरे क्षेत्र को, सेम सिनेरियो है सर, सेम तस्वीरें हैं, सेम सिनेरियो है, इसी तरीके से पूरे क्षेत्र को पाट दिया था। उसके बावजूद भी हम नहीं समझे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो एक्सप्लेनेशन सर दे रहे हैं, जेपी मैठानी दे रहे हैं, और ठीक इसी अंदाज में फैलाव सल्ट का ठीक था, बिल्कुल इसी तरह फैलाव था, और इसी एरिया पे वापस खीर गंगा आई है। बिल्कुल सही। ये ऐसा है ना कि हमारे यहाँ की, हमारे लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, जल्दी भूल जाते हैं क्या हुआ। हो सकता है कि पुरखों की अस्थियों के ऊपर रह रहे हैं और अंदाजा नहीं है कि अगर इससे हमने सीख नहीं ली तो यहीं पर हमारी भी समाधि बन जाएगी, और वही हुआ है शायद। वही हुआ, बिल्कुल हुआ है, वही जमीन में मेरी समाधि बन गई। अब जो मेरा आपसे सवाल रहेगा सर, एक रिपोर्ट के अंदर मैं पढ़ रही थी, आपकी शायद किसी सहयोगी ने वो रिपोर्ट लिखी होगी, जिसमें पॉल्यूशन को एक बहुत बड़ा रीज़न बताया गया है और आग लगने को एक बहुत बड़ा रीज़न बताया गया है। प्लीज़ सर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे ये इतना बड़ा रीज़न है, और तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी प्लीज़ बताइए कि आपको भगवान शिव की भक्ति करनी है, ठीक है, कई लोगों का ये होता है कि वो हर सीज़न में केदारनाथ पहुंच जाएंगे, ये मत कीजिए। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट कर ली, शायद नहीं माने, आपके रिक्वेस्ट करने पर शायद ये बात समझ जाए। बात किसी की नहीं सुनते हैं, ये बात तो किसी को नहीं समझते हैं। मेरा ख्याल शायद प्रधानमंत्री का है तब भी बात नहीं सुनेंगे। इन लोगों को शायद कुछ नहीं हो सकता है। ये देखिए कुछ नेचुरल चीजें हैं जो होंगी। आप देखिए ये जो
तरक्की हुई है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्लेशियर वहां से गिरा है, रॉकफॉल हुआ है, पानी बारिश हुई है, उसकी वजह से सब कुछ टूटा और टूटेगा और टूटता रहेगा। नेचर पहाड़ है वो तो हो गई, पर ऐसा है कि हमको बच के रहना है वहां से। ऐसे बिल्कुल मुंह के ऊपर आप बैठे हुए, अगर आपके ऊपर सामने पानी आ रहा है और आप उसके सामने बैठेंगे तो आप मरेंगे ही। तो वही देखिए आपके केदारनाथ में कितना कांड हुआ, और उसके बाद अभी देखिए फिर कितने मकान ये बिल्कुल वैसा है कि आपने सारा भर गया। ये बिल्कुल उस तरह से है कि आपने डैम के गेट पर मकान बना लिया है। हाँ, उसके बाद देख लीजिए क्या हो रहा है। तो कोई सुनता ही नहीं ना किसी की बात से। जब तक मेरा ख्याल है, जब तक लोग मर न जाए तब तक आप किसी की बात कोई सुनने वाला नहीं। जी शायद, और इसके बाद भी कोई ना सुने। पीयूष जी, मैं आपके पास आऊंगी। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चूंकि इस पर डिस्कशन वाइल्ड स्केल पर होने वाला है, अमित सिंह करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि रेस्क्यू कितना बड़ा टास्क है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है सर। नहीं, रेस्क्यू देखिए बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। और लेकिन जो हमारे जो रेस्क्यू करने वाले जो कर्मी हैं वो काफी मुस्तैदी से काम करते हैं। और हमने देखा इसमें जो है कि ITBP भी है और जो है कि आपका JRF भी है, और ये सारे लोग जो है, और लोकल जो है पुलिस भी है वो भी मदद करती है। लेकिन कभी पहाड़ में देखिए इस तरह की जब भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो रेस्क्यू काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत टेढ़ा होता है, क्योंकि अगर ऐसे में पानी बरसता रहे तो और भी मुश्किल होता है। तो वो चुनौतियां तो है, लेकिन रास्ता भी आपके पास कोई और नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग जो जिनकी डेड बॉडीज है वहाँ, उन सबको आपको हटाना ही पड़ेगा, और वो जो गाद गिरा हुआ है उसको साफ करना पड़ेगा, ताकि जो है कि आगे भी फिर जीवन जो है अपनी गति में फिर से लौट आए। लेकिन आपको देखिए फिर से ये पुनर्विचार करना पड़ेगा, और हम सबको करना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरह का विकास करना चाहते हैं, जिसमें हम अपने ही जीवन को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, और हम अपने ही जो है कि धरती को जो है और अपने पहाड़ों को जो है वो पूरी तरह से बर्बाद करने पे उतारू हैं। तो वो निर्माण न करें, क्योंकि देखिए 3 चीजें हुई हैं जो जिम्मेदार है इसकी। एक तो 200 साल पहले जो अंग्रेजों ने जिस तरह से वहां के पेड़ों को काट के जो है कांग्रेस के यूज के लिए नदियों में बहा के वो ले आते थे और उसका व्यापार करते थे। उसके बाद जो है कि हमने देखा कि पहाड़ों में राजनेताओं और ठेकेदारों से मिलके, जंगलात वालों से मिलके जितने भी आपके देवदार के पेड़ थे खत्म करके चीड़ के पेड़ लगा दिए गए कॉमर्शियल एक क्रॉप के जो चक्कर में, वो उसने बर्बाद कर दिया। वो जमीन को, पहाड़ों की जो भुरभुरी मिट्टी है उसको वो रोकने में असमर्थ है। बाइंडिंग जो कैपेसिटी थी उसकी वो खत्म हो गई। जी हाँ, वो खत्म हुई। और तीसरा कारण है जो हम जिस तरह का विकास कर रहे हैं, होटल, रिजॉर्ट, ये सब बना रहे हैं जो धार्मिक स्थलों पे, और हम जो चार लेन जो बना रहे हैं, हम जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, हमको 4 लेन नहीं चाहिए। हमको उत्तराखंड के पहाड़ों में जो भी दर्शन करने लोग जाते हैं उनके लिए वंस इन अ ईयर या वंस इन अ लाइफ टाइम मामला हुआ करता था। अब तो हर दूसरे दिन आप देखिए 12 में से 1 महीना छोड़ दीजिए, हैवी जब रेनफॉल होती है, आप 2 महीने छोड़ के 10 महीने इतना ट्रैफिक होता है कि आपको मतलब कहीं पहाड़ पे जाना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो एक पर्यटक स्थल बन गया, जबकि पर्यटक स्थल नहीं है ये। यहाँ के पहाड़ जो है इतने यात्रियों को या इतने लोगों को वहां पे इनके जो फुटफॉल होते हैं उनको सहन नहीं कर सकते। इसीलिए जोशीमठ जो धंसा है, इसीलिए धंसा है कि वहां पे इतने लोग जाने लगे जब वहां जाने के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए, तो वो इतनी भीड़ बढ़ती चली गई, और लोग गाड़ी आपने अलाउ कर दी, हेलीकॉप्टर अलाउ कर दिया। तो ये सारी चीज गर्मी पैदा कर रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो तमाम फैक्टर्स है जिन्हें हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम उनसे बचने का उपाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। हम अपने आनंद के लिए, अपने लालच के लिए हम जी रहे हैं सिर्फ, और हर कुछ तहस नहस करना चाहते हैं, पूरा प्रकृति का दोहन करना चाहते हैं, बिना ये सोचे हुए कि वो हम ही को जो है लीड ले जाएगा। ठीक है, JP मैठाणी साहब, मैं आपके पास आऊँगी सर। जब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर इन तमाम क्षेत्रों की गर्मी का भी जिक्र उन्होंने किया,
पीयूष पंत जी ने कि जो पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं शायद उतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, जिस पर मैं चर्चा लगातार कर चुकी हूँ। अब अगर मौजूदा समय के अंदर इस एक पर्टिकुलर घटना को आपको अगर एक आर्टिकल या एक संदेश के तौर पर एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करोगे सर? देखिए, हमें तो ये लगता है कि सीधी सीधी ये एक मानवीय भूल है जो आपने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नदी नालों और गाड़ गधेरों की जमीनें छीन के वहां अपने आशियाने बनाए, वहां अपने मल्टी स्टोरी रिजॉर्ट और ये सब चीजें बनाई। लेकिन जब ये निर्माण कार्य होते हैं, धराली में भी 4-4 मंजिल के होटल गिरते हुए दिखे। हरसिल और में जबकि जेपी मैठाणी जी, मैं पढ़ रही थी कि धराली के लिए वो एवलांच इफेक्टेड एरिया है, लैंडस्लाइड इफेक्टेड एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा पानी का बहाव हो सकता है, दोनों तरफ से पहाड़ हैं, वहां पर पानी कभी भी रिस सकता है, हैवी वाटरफॉल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अगर इस लेवल पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं प्रकृति के अलार्म को, उसके संदेश को, तो फिर आप क्या करेंगे? आप झेलेंगे इस तरीके की चीजें, आप देखेंगे। बहुत सिंपैथी है इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने शायद अपनी मासूमियत में ये घर बना लिया, लेकिन सरकारों को तो समझना चाहिए था, उनको तो बोलना चाहिए था, प्रशासन को तो बोलना चाहिए था एटलीस्ट। जेपी मैठाणी साहब, जैसे श्रीकंठ पीक है, वो उसका ऊपर का वाइड कैचमेंट एरिया है, वो एक फनल की तरह है। जैसे हम किसी बर्तन में मिट्टी तेल वगैरह भरते हैं तो एक कुप्पी या फनल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही यहाँ श्रीकंठ पीक से जो मलबा आया वो नीचे आके जैसे ही उसको चौड़ी जगह मिली वो फैल गया। वहां उस जहाँ जगह पे फैलना था, ये कुछ इस तरीके से जैसे कहीं अगर मिट्टी को एक पॉलिथीन में भर दिया जाए और पॉलिथीन में छोटा सा से पिन मार दीजिए और वो छेद थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो उसको फैलाव मिल जाएगा, कुछ वैसा है और फिर बाहर फैलेगा। और उसमें वेलोसिटी आप देखिए ना, 58 सेकंड में उसने पूरा बाजार आधा से ज्यादा तबाह कर दिया। तो हम इसके लिए किसको दोषी माने? और धराली गांव तो जब पुराना बसा होगा ब्रिटिश काल में या पहले समय में, तो धराली गांव तो ऊपर है, सड़क से काफी ऊपर, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। और नीचे नुकसान हुआ जहाँ नए बसाकत हुई, जहाँ पर्यटन का विकास हुआ, जहाँ ये सब चीजें हुई। ऐसे कई कस्बे टाइम बम पे बसे हुए हैं जिनके बारे में जुयाल जी ने लिखा हुआ है और कई अन्य जियोलॉजिस्ट ने उसको मेंशन किया है। डॉक्टर धीरज, मैं आपके पास आऊंगी सर एक तरीका प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि लोग ज़मीन के प्रति थोड़े से जागरूक हो सकें, क्योंकि अभी जो मौजूदा तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं लोग, शायद इस समय ये विषय वो ना सोच पाएं जिसमें उनके जहन में अपनों को खोने का दर्द बहुत बड़ा है। लेकिन इन तमाम लोगों को ये समझना पड़ेगा जो वहाँ पर बस रहे हैं कि हम किस एरिया में जा रहे हैं, कैसे इसको ईजी किया जाए, समझना कैसे ईजी किया जाए। डॉक्टर धीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? एक में थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा जी आउट ऑफ बॉक्स एक सजेशन दे सकता हूँ। जी बोले सर। वो आउट ऑफ थोड़ा सा हट के है, क्योंकि मेरे ख्याल लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट लोगों के लिए होटल ना बना के खाली वो अल्पाइन टेंट का हिसाब रखें। वो खाली अल्पाइन टेंट में ही ठहरे, वो हल्के हल्के होते हैं, वो आप जाएंगे और बाद में पैकअप हो जाएंगे। उनके लिए होटल का सिस्टम ही मत रखिए वहाँ पे। ये सारे जो ये मल्टी स्टोरी सर भले ही पसंद ना आए, लेकिन जो बात जरूरी है, जान बची रहे, उसके लिए जो जरूरी है वो सलाह तो प्राइम न्यूज देगा ही सर। भले ही वो सलाह ले या ना ले, भले ही वो आपको देशद्रोही कहें या किसी को भी कहें, लेकिन हम तो जान बचाने की सलाह दे रहे हैं, वो हमारा काम है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर, इसमें वो जो तमाम लोग हैं जो ग्रामीण हैं, जो जिनमें शायद बहुत ज़्यादा मासूमियत है, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ पर रहने जा रहे हैं, वो कितने डेंजर जोन में रहने जा रहे हैं, तो वो कैसे इजीली इसको समझ पाए? कोई तरीका है? मैदानी से जवाब दीजिए। मैदानी जी जवाब देंगे। मैदानी जी बताइए।
कहना चाह रहा हूँ कि जो केदारनाथ की आपदा थी वो एक सीख थी। उसके बाद कई लोगों ने ऐसे खतरनाक जगहों पे पुनर्निर्माण नहीं किया, उन्होंने पूरी तरह उस जगह को छोड़ दिया। ठीक है। और नई जगह और सेफर जगह पे अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बनाए, अपने घर परिवार को बसाकर किया। ऐसे ही धराली की ये जो घटना है ये पूरे गंगोत्री घाटी के लिए एक सीख हो सकती है। लेकिन क्या इससे पहले भी डबरानी, जिसका 1978 का आपने जिक्र किया, डबरानी झील बनी, वो बनी, उसके बाद 2 बार फिर से इस एरिया में बाढ़ आई थी, उसके बारे में भी लोगों ने पढ़ा सुना है। 1991 बहुत लिखा गया सर उसके बारे में। वो उत्तरकाशी डिजास्टर आया, 97 में उत्तरकाशी की बाढ़ आई, 2013 में उत्तरकाशी का पूरा बाजार बह गया। क्या हम, जैसे बनर्जी सर कह रहे थे कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम दुखों को बहुत जल्दी भूलकर फिर दोबारा से वही दुख तैयार कर लेते हैं। ये बड़ी मानवीय वो है, भूख है। अभी मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे हमारे 5 करोड़ का होटल था और पूरा बह गया, मेरे पिताजी ने मजदूरों की तरह काम किया। लेकिन ये सच है कि मनुष्य ने इतने संसाधन जुटाए लेकिन गलत स्थान पर, जियोलॉजिकली जियो हाइड्रोलॉजिकली गलत स्थान पर अपना इन्वेस्टमेंट। पीयूष जी, मैं चाहूंगी 30 सेकंड्स में प्लीज इसको कंक्लूड कीजिएगा। आप इस पूरी चर्चा को कैसे देखते हैं, प्लस इस त्रासदी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, त्रासदियां होती रहेंगी इस तरह की जब तक कि हम जो है प्रकृति से जो है प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, प्रकृति से दोस्ती नहीं करेंगे और अपनी जो है कि अपने लालच को कम नहीं करेंगे और अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करेंगे। देखिए, हिमालय की जीवन शैली अलग होती है, वहाँ की बसावट दूसरी तरह की होती है, वहाँ का दिव्य दर्शन अलग तरह का होता है, वहाँ का आपका पर्यटन वैसा नहीं होता है। दिव्य स्थानों का पर्यटन उस तरह नहीं होता है जैसा हमने आधुनिक बना दिया। वो पारंपरिक होता है। आप पैदल चलिए, गट्टू में चलिए और जाइए, दूसरे वाहन, हल्के वाहनों से जाइए, भारी वाहनों को वहां मत ले जाइए। आपको पूरी तरह सोचना पड़ेगा कि आपने क्या क्या जातियां करी हैं, उनको आपको कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और फिर उसी जीवन शैली को। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ में जुड़े, आपने अपने विचारों से इस चर्चा को सराहा। इस 1 घंटे आपको लगा होगा कि मैडम ज्ञान बहुत मिल रहा है, क्या आपने भी 1 घंटा ज्ञान दे दिया? ये ज्ञान की बात नहीं थी, काम की बात थी। और काम की बात अगर नहीं सुनेंगे तो जान से चले जाएंगे, जैसे वो तमाम आंकड़ा अभी सामने आएगा। रेस्क्यू की भी बात होगी, हम आपको बताएंगे रेस्क्यू कहाँ तक पहुँचा, कितना मुश्किल है, वो तमाम जानकारी देंगे। लेकिन ज्ञान की बात भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए। मैं दोहरा रही हूँ इस बात को, नाले खाले जब वापस आते हैं अपनी ज़मीन लेने तो बिना पटवारी के आते हैं और सब कुछ तबाह करके जाते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच कड़वा हो, ज्ञान जैसा लगे, पीड़ादायक हो, फिर भी बहुत ज़रूरी होता है।